मुलाकात। मैं हूं अंजलि। मुलाकात में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एक बहुत ही खास शख्सियत। इन्होंने हमेशा ही गरीबों, किसानों, मजदूरों जैसे समाज के अछूते वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ी है और समय समय पर जब भी इस वर्ग की समस्याओं की अनदेखी की गई है तो इन्होंने संसद में इसके खिलाफ हुंकार भी भरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाजपा के बिहार से सांसद श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी की। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज की सरकार दिशाहीन, दृष्टिहीन, संकल्पहीन और बांझ तथा परिणामहीन सरकार है जो लोहिया ने अविश्वास प्रस्ताव पर शब्द का इस्तेमाल किया था। और इस सरकार को एक मिनट भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और इस देश की जनता को चाहिए कि बागी और विद्रोही बने। अगर राजनीतिक दल परस्पर बटे हुए हो, विपक्षी दल, तो देश की जनता, युवा वर्ग विद्रोही बने, क्योंकि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। ये डॉक्टर लोहिया हमेशा कहा करते थे। लोकसभा 5 साल चले, ये सही है, चलना चाहिए, लेकिन 5 साल तक लोकसभा को इसीलिए नहीं चलना चाहिए कि भाई चुनाव हो जाएगा, खर्चे होंगे, फिर हम जीतेंगे या हारेंगे। जो दल, जो कौम जोखिम उठाना नहीं जानता है, जो दल और कौम ऊंचे सपने नहीं देखता है या ऊंची छलांग लगाने की हिम्मत नहीं हनुमान जी के जैसे रखता है, वो कभी समुद्र पार नहीं करेगा और न लंका का कभी दहन कर सकता है। ये तर्क नहीं है, ये उनके कुतर्क हैं और बुद्धिजीवियों के ये वाणी विलास हैं, जिसको हरियाणा में कहते हैं थूक बिलोई, कि थूक को अगर मथते रहो तो न मट्ठा निकलेगा न मक्खन। तो ये इनको कौन रोक सकता है? ये दुनिया भर के झूठ की खेती करे, असत्य की खेती करे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये इससे हिंदुस्तान के गांव, गरीब किसान और जितने फुटपाथ पर, पटरियों में और गांव के ग्रामीण साप्ताहिक देहातों में जो माल बेचने वाले लोग हैं, ये करोड़ों लोग निकम्मे हो जाएंगे। 30 लाख लोग पढ़े लिखे, कंप्यूटर चलाने वाले और बड़े घर के जो उच्च मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनको रोजगार मिल जाए, लेकिन देश के निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित करोड़ों लोग हैं जो रोजगार विहीन हो जाएंगे और ये देश कंगाल बन जाएगा। और इसमें जो खुदरा व्यापार में आएंगे तो वो तेल बेचेंगे, धनिया बेचेंगे, नमक बेचेंगे, मिर्च बेचेंगे, मसाला बेचेंगे, कद्दू बेचेंगे, भिंडी बेचेंगे, टमाटर बेचेंगे, हल्दी बेचेंगे, अदरक बेचेंगे, लहसुन बेचेंगे। तो ये सब कुछ यही बेचने लगेंगे तो हमारे गांव का जो आदमी, करोड़ों आदमी जो सड़क के किनारे बेच रहा है, वो क्या करेगा? फिर उसके बाद ये कहेंगे क्या कि ये जो गांव सड़क के किनारे बेचने वाले हैं, गांव में बेचने वाले हैं, उनका अस्वास्थ्यकर है, हाइजीनिक नहीं है, इनके एक पैरामीटर होना चाहिए, इनके डॉक्टर से इसकी परीक्षण होनी चाहिए। तो फिर वो जाएंगे, उनको तंग करेंगे और तंग करेंगे। तो आज के जग में जो खुदरा व्यापार करने वाले हैं, उसमें लगभग 30 से 40% महिलाएं लगी हुई हैं, गरीब औरतें। और जो उनके पास में पूंजी नहीं है, वो 1000, 200, 400, 500 रुपया की, दिल्ली में भी जो हाट लगते हैं, सब्जी मंडी लगती है, तो 200, 400, 500, 1000 रुपये के सामान लाके पटरियों पर वो बेचते हैं। ये सब अगर उजड़ जाएंगे
तो ये कहाँ रोजगार खोजेंगे? क्या ये अमेरिका हमारे इन लोगों को रोजगार देगा क्या? आज जो हिंदुस्तान में जो इस व्यापार में लोग लगे हैं, वो कोई अमेरिका से तो खरीद के नहीं लाते, आकाश से तो नहीं लाते, वो भी तो किसान से खरीदते हैं ना। दो तरह के हिंदुस्तान में खुदरा व्यापार है। एक जो खुदरा व्यापार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में हाट लगते हैं, जिसको लोगों ने नहीं देखा है, मनमोहन सिंह ने कभी नहीं देखा है, सोनिया गांधी को उस हाट का दर्शन नहीं हुआ है, राहुल गांधी कभी वहां नहीं गए हैं। मैं उसमें पला हूँ, बढ़ा हूँ। गांव में जो साप्ताहिक हाट लगते हैं या सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन लगते हैं, वहाँ प्रत्यक्ष आदान प्रदान है। उत्पादक अपना माल लेके स्वयं बाजार में आता है, उपभोक्ता उसे सीधे खरीदता है, वहाँ कोई बिचौलिया है ही नहीं। ये बिचौलिए तो केवल दिल्ली, बम्बे, कलकत्ता महानगरों में, आजादपुर की मंडी में ये बिचौलिए मिलेंगे, लेकिन ये बिचौलिए हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, बंगाल में जहाँ किसान का माल बिकता है, वहाँ को किसको ये बिचौलिया कर रहे हैं? वहाँ तो सीधा उत्पादक अपना माल लाता है और उपभोक्ता उनसे सीधा खरीदता है, और उसमें जो 2 पैसा अगर बचता है तो उत्पादक को सीधा बचता है, और थोड़े थोड़े लाते हैं। किसान अपना 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 1 क्विंटल, 4 क्विंटल, ये ऐसे सामान उनके जो कुछ भी होते हैं वो बाजार में लाते हैं, और वहाँ लोग खरीद के ले जाते हैं। लोग खरीदते हैं कितने दिन का? सप्ताह में अगर 3 दिन का मार्केट है तो हिंदुस्तान के उन ग्रामीण क्षेत्र के लोग 3 दिन का सामान खरीदते हैं उस हाट से, फिर अपने घर गए, फिर तीसरे दिन आए। उनको जितनी हमारे यहाँ के लोगों की क्रय शक्ति कितनी है, और जब हमारी क्रय शक्ति नहीं है, जब हमारे 60% आदमी हम लोगों के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं, तो जो बड़े लोगों का कुत्ता पर जितना खर्चा होता है उतना तो हमारे बच्चे को और हमारे परिवार को खर्चा नहीं मिलता है। तो जो कुत्ते को केक और बिस्कुट खिलाने वाले हैं वो हमारे बच्चे की पीड़ा और हमारी पीड़ा को क्या जाने, वो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह। ये कोल्ड स्टोरेज, एफडीआई वाले, ये फ्रॉड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो ये आ रहे हैं, ये फ्रॉड लोग अपने देश में क्यों नहीं इतना किए? जो जहां जहां गए वहां कंगाली आ गई। ये फ्रॉडिज्म है। अगर एफसीआई के पास नहीं है तो गोदाम बनाने के लिए, ग्रामीण गल्ला गोदाम बनाने के लिए अटल जी के समय में योजना चली थी। गांव गांव में कोऑपरेटिव को, पैक्स को गोदाम बनाने की फैसिलिटीज डेवलप किया जाए, और गांव का अनाज खरीदा जाए और गांव के ही पैक्स में रखा जाए, और एफसीआई जहाँ जितनी आवश्यकता हो गांव के पैक्स के उन गोदाम को चैनल बना के उठा के लाए। तो 6 लाख गांवों में अगर 6 लाख गोदाम बन जाएंगे तो हिंदुस्तान के एफसीआई का एक जगह जो केंद्रित स्टोरेज है तब इतना सर रहा है। लेकिन 6 लाख गांवों में अगर हमारा गोदाम का जाल बैठ जाएगा तो 6 लाख गांव के गोदामों में हम अपना माल वहीं रखेंगे। मुख्य रूप से गेहूं और चावल, ये 2 अनाज हमारे सामने ज़्यादा होते हैं जिनके रखने की समस्या है। तो हम चावल वाले इलाके में और चाहे गेहूं वाले इलाके में ग्रामीण गल्ला गोदाम, वहाँ पैक्स को हम बनाने दें। दूसरा, जो भी गांव का कोई किसान, जो अटल जी के समय में योजना थी कि अगर गोदाम बनाएगा तो उसको हम सब्सिडी देंगे, तो आप करोड़ों लाखों करोड़ रुपया अंबानी जैसे लोगों को जो सब्सिडी दे रहे हैं, लुटा रहे हैं, और एफडीआई को जो लुटाएंगे, तो
तो सो गांव के किसान को आप 50% सब्सिडी दे दीजिए और हर जगह लोग एक एक गोदाम बना लेगा और वहीं छोटे छोटे 1 क्विंटल 2 क्विंटल 5 क्विंटल 10 क्विंटल माल वाले उनके गोदाम में जाके अपने अनाज को रख लेंगे और वहाँ गोदाम से उनको पर्ची मिल जाए, मुहर लग जाए, उस पर वो जाके बैंक से अपना 50% 60% क्रेडिट ले लेंगे और जिस दिन उनका माल बिकेगा उस दिन गोदाम वाले ही वो बैंक के क्रेडिट को चुकता करा देंगे। तो क्या ये खरा नहीं देश में किया जा सकता है? लेकिन इसके लिए ग्रामोन्मुखी दृष्टि चाहिए, ग्रामोन्मुखी नियत चाहिए, ग्रामोन्मुखी चिंतन करने वाला चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि देश की आत्मा से और देश की मिट्टी से प्यार चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता ये गांव में बसती है। जब तक हिंदुस्तान का ये 6 लाख गांव रहेगा, गांव में बसने वाले लोग रहेंगे, तब तक हिंदुस्तान की संस्कृति रहेगी, हिंदुस्तान के संस्कार रहेंगे। जिस दिन गांव उजड़ जाएगा उस दिन हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार बिल्कुल नंगा कर दिए जाएंगे, कहीं नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तो ये सारे बड़े घराने और विदेशी कंपनियों की यह जाल है कि हिंदुस्तान के गांवों को उजारो, हिंदुस्तान के गांवों को उजाड़ दोगे तो ये देश की आत्मा उजड़ जाएगी। क्योंकि गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान गांवों में बसता है और देश की आत्मा गांव में है। तो जब गांधी के शब्दों में हिंदुस्तान की आत्मा गांव में है और वो गांव अगर उजड़ जाएगा तो इसका मतलब कि आत्मा विहीन ये बन जाएंगे। इसलिए ये जो बड़े घराने का ये जाल है कि वो उसमें जाएं, वो ठेके की खेती कराएं, अपनी पूंजी लगवाएं, किसान से पैदा कराएंगे और किसान के जब सामान होगा तैयार करके तो कहेंगे कि तुम्हारा क्वालिटी हमारे लायक नहीं रहा, इसलिए इतना पैसा तुम पर हमारा दिया सो मेरा चुकता कर दो, ये माल हम नहीं खरीदेंगे। तब वो मुकदमा करने कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा लड़ने? किस कोर्ट में जाएगा? जो हिंदुस्तान में किसान हैं उसमें इनको मालूम नहीं है, मनमोहन सिंह को, सोनिया गांधी को, कि 60% किसान हैं वो है मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर माने होता है 1 हेक्टेयर से नीचा, और 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच में 18% हैं जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में है स्मॉल फार्मर। तो 60 और 68 18 को जोड़ दो तो 78, मतलब 80%। जितने देश के किसान हैं उसमें 80% किसान हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। आधा एकड़ वाले, 1 एकड़ वाले, 2 एकड़ वाले, 2.5 एकड़ वाले। तो हमारी जितनी भी व्यवस्था यहाँ खड़ी होनी चाहिए वो उनके लिए व्यवस्था बननी चाहिए। हम अमेरिका के कंपनी वाले नहीं हैं। जो सबसे छोटा है वो 5000 एकड़ जमीन का खेती करता है। तो हम 5000 एकड़ में तो हमारे एक गांव की भी खेती नहीं है 5000 एकड़। तो हम विदेश की दृष्टि और विदेशी भौगोलिक स्थिति अलग है, हम उस विदेश को यहाँ उतारना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम स्वर्ग को धरती पर न उतारे बल्कि धरती का ही स्वर्गीकरण करने का हम सोचे। जो महर्षि जोगी अरविंद ने कहा था कि स्वर्ग को हम धरती पर न लाएंगे बल्कि धरती का ही स्वर्गीकरण करेंगे, तब हम कुछ कर सकते हैं। देखो, शराब पीने वाला हमेशा ही अपनी संगति शराबियों का बनाएगा, चोर अपनी संगति चोरों को जोड़ेगा, भ्रष्टाचारी अपनी संगति भ्रष्टाचारियों का जाल बिछाएगा। तो चूंकि ये कांग्रेस के पाया क्या है? भोग, भय, भ्रांति, भ्रष्टाचार। ये 4 कांग्रेस के पाया हैं जो लोहिया जी के समय हम लोग समाजवादी में कहते भोग, भय, भ्रांति, भ्रष्टाचार। और इससे मचाओ देश में भगदड़
कि ये 4 चीज के द्वारा देश में भगदड़ मचवा दो। तो ये जो मनरेगा का है, जो पार्लियामेंट की कृषि समिति है, स्थायी समिति, मैं उसका सदस्य हूँ। सारे देश में मार्क्सवादी नेता वासुदेवाचार्य जिसके सभापति हैं, सारे देश में ये कमेटी घूमी और जा करके प्रांत में किसान ऑर्गेनाइजेशन को भी हम उसमें साक्षी के तौर पर बुलाए, उनका साक्ष्य लिया। सबके एक ही आवाज़ थी किसानों की कि साहब आप हमारी जान बचाना चाहते हो तो मनरेगा को बंद कराओ, नहीं तो मनरेगा सबसे ज़्यादा किसान को उजाड़ने वाला है। ये गांव के मजदूरों को निकम्मा बनाता है, गांव के मजदूरों को भ्रष्ट बनाता है, गांव के मजदूरों को बेईमान बनाता है, किसान को खेती में मजदूर नहीं मिल पाता है। तो ये योजना जो आप समझ जाओ तो अमेरिका के द्वारा सोची समझी चाल से कि लोक लुभावन नारा के द्वारा एक ऐसी योजना को खड़ा करना जिस योजना से शिखर से जो भ्रष्टाचार है वो सतह तक ले जाना, अब भ्रष्टाचारियों का देश भर में एक ऐसा तंत्र और जाल बिछा देना कि चुनाव के समय आवे तो हम कहे नारा लग जाए कि सारे भ्रष्टाचारियों एक हो, अब भ्रष्टाचारियों के सरदारों को वोट दो। ये है ये मनरेगा योजना। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, यही हैं सब भारत के शान। ये बनेंगे खुशहाल और धनवान, तब देश बनेगा मजबूत और धनवान। जब तक हमारी दृष्टि उधर की ओर नहीं जाएगी, ये होगा कैसे? तो जब गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए हम सोचेंगे तो हमको शिखर के लोगों पर चोट करना पड़ेगा, ऊपर के लोगों को रोकना पड़ेगा, नीचे से लोगों को उठाना पड़ेगा। डॉक्टर लोहिया बांधे गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। तो अगर आज देश में हम कहते हैं पिछड़ों को अधिकार दो, दलितों को अधिकार दो, अनुसूचित जाति को अधिकार दो, महिलाओं को अधिकार दो, तो लोकतंत्र का बुनियादी चीज़ है। लोकतंत्र तो 51 का राज है ना। लोकतंत्र में जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पिछड़े वर्ग 54% है तो उनको हर जगह 54 क्यों नहीं दोगे? अनुसूचित जाति 14% है तो सब जगह मांगेगा तो क्यों नहीं दोगे? महिला का 49% है महिला, तो 49% स्थान मांगे तो क्यों नहीं दोगे? देने का सवाल है, रोकता कौन है? आज देश में खोजना ये है कि इन गांव, गरीब, निर्धन, निर्बल के अधिकार को रोकता कौन है? क्योंकि मांगने वाला 80% लोग है जो मांग रहा है मुझे अधिकार दो, मुझे अधिकार दो। इसका मतलब 15 से 20% कोई ताकत है जो रोक रहा है कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। जब तक ये 15 से 20% रोकने वाले लोग हैं, इनको मार्ग से हटाया नहीं जाएगा, इनको मार्ग से बिल्कुल निर्मूल नहीं किया जाएगा, निर्ममता पूर्वक, तब तक देश बलवान नहीं बन सकता है। यादव जी, आपने हमें अपना समय दिया, हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।